और सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूँ देवनाथ साहब आपके पास। बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर है और अभी राजनयिकों को बुलाने पर फैसला नहीं किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर भारतीय एयरबेस 320 भी उतर चुका है, लेकिन अभी भारतीय राजनयिकों को वापस बुलाने को लेकर के फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात पर अभी भारत सरकार की नजर है। और मेरे साथ संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। संजीव, इससे जुड़े क्या और इनपुट्स आ रहे हैं? आखिर अभी तक जब पूरी तरीके से अब तो कब्जा सीधा तालिबान जमाएगा, अभी भी ये फैसला न लेना, क्या इसके पीछे कारण ये कि अपने अधिकारियों को वापस बुलाया जाए? क्या इसके पीछे कारण ये है कि अभी तालिबान की तरफ से कल ही कहा गया कि हम किसी भी भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का या अधिकारी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उस पर भरोसा कर रही है भारत सरकार? इसका मतलब क्या ये हुआ? संजीव जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, एक बार फिर से दिक्कत हो रही है। मैं दोबारा कहती हूँ पीसीआर से वो दुरुस्त कराएंगे आपका ऑडियो। लेकिन प्रशांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, इससे जुड़ी कोई इनपुट आपके पास? वहां पे नजर रख रही है भारत सरकार और फिलहाल अभी राजनयिकों को बुलाने के लिए कोई आदेश अभी तक भारत सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि कई देशों ने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। काबुल में जिस तरह से हालात बिगड़े और जिस तरह से दहशतगर्द और तालिबानी लड़ाके हैं, उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया और अफरा तफरी की माहौल है, उसको देखते हुए कई देशों ने अपने राजनयिकों को बुला लिया। हालांकि भारत की तरफ से फिलहाल अभी ऐसे कोई आदेश नहीं हुए हैं, स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। भारत का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेक की बात कह लें या इंफ्रा के लेवल पे बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वहां पर जो भारत का स्टेक लगा हुआ है और इसीलिए भारत लगातार नजर बनाया हुआ है। अभी तक फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं आया भारत सरकार की तरफ से। बिल्कुल, 34 प्रांतों में लगभग 400 ऐसे प्रोजेक्ट्स है, ये समझिए भारत की तरफ से, जिसमें चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लिए, पेयजल योजनाएं, ऐसे तमाम क्षेत्रों में भारत ने मदद की थी अफगानिस्तान की। वहां पर इतने बड़े तादाद में भारत की मदद पहुंची थी और हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, उसको लेकर भी हमने, क्योंकि तालिबान के सामने ये मसला उठाया गया था, उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, क्या वो एक तरीके से पैसे की बर्बादी थी, आगे उसको कैसे चलाया जाएगा, तो उस पर यह कहा गया था कि जिस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तालिबान की तरफ से आश्वस्त किया गया, उस पर किसी प्रकार की कोई खलल, कोई रुकावट नहीं पड़ेगी, कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन मेरे साथ सिन्हा साहब भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेकिन सर, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति नहीं है। पूरी दुनिया, आप द्विपक्षीय वार्ताएं, त्रिपक्षीय वार्ताएं या फिर वैश्विक मंच, जितने भी ऐसे तमाम मेल मिलाप होते हैं विश्व के तमाम बड़े देशों के, उसमें एक ही बात खुलकर सामने आती है कि आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश पुरजोर लड़ाई लड़ने के लिए मिलकर साथ काम करने के लिए तैयार है। और वो तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है, जो शरिया कानून लागू करना चाहता है, वो महिला जिसके चेहरे पे अभी अभी हमने डर देखा, दहशत देखी, हम उसके साथ टेबल पर बैठकर, चाहे चीन में, चाहे दोहा में, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ टेबल पर बैठकर बात करते हैं, ये अपने आप में आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है? विरोधाभासी नहीं है? ये विरोधाभास नहीं है, धोखा है। धोखा है दुनिया के लोगों के साथ और पूरे अफगान की जनता के साथ। ये धोखा उन लोगों के साथ में है जो इनमें फंसते हैं। ये डिप्लोमेटिक ब्लैकमेलिंग है। देखिए, आपको मुल्ला बरादर जो उनके प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ये 10 साल पाकिस्तान के जेल में थे। 2010 में ही पकड़ा गया था कराची में और उनको 18 में छोड़ दिया और इसी को इन्होंने पॉलिटिकल हेड बना दिया दोहा के अंदर। भारत कभी भी कहता रहा कि तालिबान हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम बात नहीं करेंगे, और शायद भारत ने कहीं हद तक ये कहा और करा। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसके लिए अगेंस्ट में आप गए थे, तो जब आप 2001 में गए थे तो आपने कहा था इट इज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और उसकी लड़ाई में या तो दुनिया हम उनके साथ है अमेरिका के या उसके बरखिलाफ है। और आप 19-18 साल के अंदर में पूरा अपना पलड़ा बना करके उसी को आप कहते हैं कि वो सत्ता में लाना चाहते हैं। तो ये जो जोगलापन किया है अमेरिका ने, ये जो गेम थिंक, ये वो उनको बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका की केवल साख नहीं गिरेगी, जो पॉलिटिकल, जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है, जिसको सब बेचैन है, चाइना को वो सोच रहा है कि वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। अमेरिका अभी भी ये सोच रहा है कि शायद वो चाइना को इसमें फंसा लेगा। वो उसको पता नहीं कि वो जो पाकिस्तान है, एक आप इस बात को हम लोग बैठ करके अपने टेबलों पर, टीवी पे बहुत बातें करते हैं, जो वहां के सातिर आईएसआई है और जो पाकिस्तान के जनरल हैं, वो इतने सातिर हैं, अमेरिका को बुद्ध बनाया, उनको वहां से छुड़वा करके तालिबान को आज लाने में अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान का हाथ है। और आज चाइना को
भी उनको साथ आके खड़ा कर दिया है। तो ये पूरे विश्व की जो पॉलिटिकल स्पेस है, ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरा पैदा। भारत संभाल लेगा अपने को, तालिबान से कोई डर नहीं, को हमारी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। प्रॉब्लम आ जाएगी जब ये चीजें आपको यूरोप में जाएगा, ये आतंकवाद, उसमें अलकायदा शामिल है, आईसिस शामिल है। आप तालिबान में मत रह जाइए, उसके अंदर में वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। तो चीजें बहुत तेजी, और हमें जो कह रहे थे कोई भाई साहब कि 2 बिलियन का प्रोजेक्ट लगा दिया हमने, अरे आपने उनके मदद के लिए लगाया, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट आप मत सोचिए कि हमने किया है, हमारे पैसे का कोई रिटर्न आएगा। इंडिया ने नहीं किया था, उसके लिए हमारे डैम बना करके वहां के लोगों के लिए किया था, तो उनको जाने दीजिए। आप 1500 जो हमारे भारतीय फंसे हैं उनको निकालने की चेष्टा कीजिए। देखिए हमारी जो एयरप्लेन गई है उसको तालिबान ने कब्जे में भी ले लिया था, उसको उतरना दिया है, क्यों नहीं वो बरगाम एयरफील्ड में उतारा अमेरिका से के साथ मिलकर। तो हम गलती पे गलतियां कर रहे हैं, और ये गलती हमारे 1500 लोगों के लिए फिर वो ना हो जाए जो IC 814 में हुआ था तालिबान के साथ। अब गिड़गिड़ाएंगे जाकर के लोगों को जान को बख्श देने के लिए। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 1500 लोगों को, अमेरिका ने तो 5000 ट्रूप उतार दी है अपने लोगों को लाने के लिए। तो ये गलती यदि भारत कर रहा है तो हो सकता है कि भुगतना पड़े। आप तालिबान को बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है, वो आपको इतना नीचे दिखाएगा यदि आप ये गलती कर जाएंगे। आज मौका है अभी भी निकलने के लिए, क्योंकि जो काबुल का एयरपोर्ट है तालिबान के लड़ाकों ने उसको पकड़ लिया है। 5 एयरप्लेन, आपको शायद ये मैसेज न मिला हो, उन्होंने जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैसेज बीच में आ रहा था लेकिन इसको लेकर के कंफ्यूजन था। रविंदर सचदेव जी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सचदेव जी स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सवाल ये, क्या हम रिस्क ले रहे हैं, जैसा कि सिन्हा साहब अभी कह रहे थे कि अभी फैसला ना लेके कि अपने अधिकारियों को वापस लाया जाए, राजनयिकों को वापस ले जाए, ये जो हम डिले कर रहे हैं कि पहले हम देखेंगे उसके बाद फैसला लेंगे, क्या ये हम रिस्क ले रहे हैं? क्या आगे जाके हमें गिड़गिड़ाना पड़ सकता है? ये स्ट्रैटेजी गलत इस वक्त नजर आ रही है भारत सरकार की, वेट एंड वॉच पॉलिसी। यस, आई विल से अगर गलत नहीं तो ये डिले में चल रही, जैसे कहते हैं ना लैगिंग है, तो हमारी जो पॉलिसी बनती जा रही है वो लैगिंग है इस समय। ये इवैक्यूएशन की जो हालात आ रहे हैं, देखिए अमेरिका को इवैक्यूएट करना है, वो तो अपनी अपने सोल्जर्स और उसका ऑलरेडी फंक्शनिंग मिलिट्री प्रेजेंस है काबुल में, जिसको वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास तो वैसा कोई ऑप्शन या वैसे कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो हमें तो डेफिनेटली आई थिंक एटलीस्ट हफ्ता या 10 दिन पहले से ही, एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले से ही हमें इमीडिएट इवैक्यूएट कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो भी सिचुएशन होगी, देखिए उसमें जो पार्टीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं जी, वो तो कोई भी गेम खेल सकती हैं तालिबान से। अब भारत एंड स्पेशली हम एक तरह का टारगेट भी है, जैसे भी जनरल सिन्हा कह रहे हैं जी। इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए तालिबान चाहे कहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, याद रखिए तालिबान एक कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक लीडर ने कहा वो पूरे के पूरे लाखों वैसे चले, नहीं। तालिबान इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मिलिशियाज, वॉरलॉर्ड्स, ग्रुप्स, दसियों किस्म के इनके ग्रुप्स हैं इनके साथ, अलकायदा के बंदे इनके साथ लगे हुए हैं, करीब 10,000 फॉरेन जिहादी इनके साथ हैं, राइट। तो अगर हम विश्वास कर जाएं कि तालिबान ने वो कहा और इसके चलते हमें कोई हार्म नहीं होगा, तो हम एक थोड़ी गलत फहमी में रह रहे होंगे, क्योंकि तालिबान का कंट्रोल अपने जो भी कई फुट सोल्जर्स या अपनी मिलिशियाज पर नहीं है, और उसमें डेफिनेटली ISI या मल्टीपल अदर एंगल से भारत को नीचा दिखाने में, भारत को कॉम्प्लिकेशंस में डालने में कोई ना कोई डेफिनेटली कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल देवनाथ जी, मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहती हूं, क्या हम भरोसा कर रहे हैं तालिबान के इस कथन पर कि किसी भारतीय को या किसी राजनयिक को, किसी अधिकारी को हमसे कोई खतरा नहीं है, ये भारत सरकार को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, तो क्या ये हम भरोसा कर रहे हैं तालिबान पर? क्योंकि हमें पता है कि इसको अब रोका नहीं जा सकता, सत्ता का हस्तांतरण कह लीजिए या फिर उस पर कब्जा कह लीजिए, और इसलिए ये भारत की स्ट्रैटेजी है। और इसका क्या इल इफेक्ट हो सकता है, या फिर क्या ये स्ट्रैटेजी भारत के पक्ष में रह सकती है? मैं आपको बता दूं कि दोहा टॉक्स में पिछले 1 महीने से बैकडोर चैनल से और डिप्लोमेटिक सेकेंडरी चैनल से हमारे जो विशेषज्ञ और हमारे राजनीतिक थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, वह तालिबान लीडर्स से मिलते रहे हैं। और
15 दिन पहले, 7 दिन पहले और यस्टरडे यानी विगत दिवस को भी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ने यह क्लियर किया है कि वह भारत के किसी भी नागरिक को और एम्बेसडरी में जो स्टाफ है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही में उन्होंने यह भी भरोसा दिया है कि वह भारत द्वारा स्टार्ट किए हुए किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकेंगे नहीं और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए तालिबान में नरम दल है, गरम दल है। दोहा में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो पढ़े लिखे और थोड़े नरम और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ जब बातचीत करते हैं तो थोड़ा सा गिव एंड टेक का रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन तालिबान में मुश्किल ये है, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बताया कि तालिबान में जो लोअर लेवल पर जो फुट सोल्जर हैं, जो AK-47 कलाश्निकोव और RPG हाथ में लेके जो मोटरसाइकिल में उनके जो फुट सोल्जर घूम रहे हैं वो 100% अनपढ़ हैं और वो इस्लाम के जो एक्सट्रीम वर्जन है उसमें बिलीव करते हैं। इन फुट सोल्जर्स को कंट्रोल करना ही अब तालिबान के लीडरशिप की असली पहचान। मैं बीच में एक पॉइंट रखना चाहती हूं सर। सिन्हा साहब भी हाथ उठा रहे हैं, सर आप भी इस पर रिएक्ट कीजिएगा कि हम तो ये जानते हैं कि छद्म युद्ध वहां पर तालिबान के नाम पर पाकिस्तान लड़ रहा है, तो फिर उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? सिन्हा साहब देखिए, आप भरोसा करिएगा, आप हर एक बार मार खाते रहे हैं। और जिस तरह से अभी बोल रहे थे को पैनलिस्ट साहब कि जो दोहा में बैठते हैं वो बड़े सभ्य लोग हैं और बड़ी उनका चेहरा दूसरा है। अरे भाई, या तो हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है। जो ये मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हैं, ये को फाउंडर हैं तालिबान के, और ये पहले डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये उतने ही कट्टर हैं जिस तरह से जो मुल्ला उमर थे। और ये उनके जो डिप्टी हैं अभी मोहम्मद याकूब, जिनका नाम आ रहा है डिप्टी प्रेसिडेंट बनेंगे, वो मिलिट्री ऑपरेशन कमांडर है वहां के, और वो उनका सन है आपको मुल्ला उमर के। या तो हमें पता नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है। जो सलाहुद्दीन हक्कानी की वो बात कर रहे हैं वित्त मंत्री के, वो हक्कानी नेटवर्क के हेड हैं, और हम क्या बातें कर रहे हैं। देखिए क्या होगा यदि आपने मान लिया और भारत ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया ना, जो लाएंगे जिसमें उन्होंने 30% बात कर रहे हैं कि हम उसको शेयर करेंगे, और नहीं किया तो ये एक आप लेके चलिए 1,500 लोगों की जान का खतरा है, और इंडिया को करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज। चाइना करने के लिए तैयार है, कल हो जाएगा चाइना उसको रिकॉग्नाइज कर देगा, और उसको रशिया भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, और बहुत सारे अमेरिकन थिंक टैंक कहेगा कि इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। हम इन जालों में फंसते रहे हैं और अभी फंस रहे हैं। हार्ड डिसीजन लेने का समय है। देखिए, आपके एयरक्राफ्ट को तालिबान ने उतरने दिया है, उसको नहीं उतरने दे रहा था, फिर आप इवैक्यूएशन करेंगे, फिर वो नहीं जाने देगा, और 1,500 लोगों की जान को आपको खतरा है, और आपसे बार्गेनिंग करेगा कि आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। तो आप ये कहते हैं कि हम बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेल रहे हैं, आप टोटल फेल कर जाइएगा यहां, यदि आप सामरिक तरीके से नहीं सोचते हैं तो। संजीव त्रिवेदी भी मेरे साथ हैं, इसलिए मैं इस पे एक्सप्लेनेशन संजीव आपसे लेना चाहती हूं। इसके पीछे दलील क्या है भारत सरकार की तरफ से? ये स्ट्रैटेजी क्या है जो डिले, वेट एंड वॉच पॉलिसी की हम देखेंगे और उसके बाद रिएक्ट करेंगे कि अपने राजनयिकों को या फिर अधिकारियों को वापस लाना है या नहीं? क्या कारण इस डिले का? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय सूत्र जो है वो कहीं भी इस बात को लेकर तनाव में नहीं है कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं काबुल में इस वक्त वो खतरे में हैं। वो नहीं मानते इस बात को। उनका ये कहना है कि जो हमारे काउंसुलेट थे वहां हमने समय से बंद कर दिया उसे, और हमारे अधिकारी जो अभी इस वक्त काबुल में हैं वो सुरक्षित हैं। वो जो अपने आप में कॉन्फिडेंस है, उसकी खास वजह यह है कि काबुल में वो इलाका जहां पर ये दूतावास वगैरह हैं वो सुपर सेक्लूडेड इलाका है। आप वहां पर बहुत आसानी से, चाहे सब कुछ घिर जाए तो भी बहुत आसानी से कोई प्रवेश कर जाएगा, ऐसा है नहीं। वहीं उस इलाके में तमाम दूतावास हैं, और इवैक्यूएशन अभी मेजर तरीके से किसी भी दूतावास ने पूरी तरह खाली नहीं किया है, इंक्लूडिंग द अमेरिकन। तो ये कहीं जल्दी तो नहीं होगी। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है ये कि पिछली बार और इस बार में जरा अंतर है। पिछली बार जब तालिबान सत्ता में आया था आशा, उस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने केवल उसे रिकॉग्नाइज किया था।
इस बार तो आप देखिए पहले से ही अमेरिका, इसके अलावा चाइना, इसके अलावा टर्की, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जो उनके साथ कहीं ना कहीं कोई संबंध कायम कर चल रहे हैं। तो पिछले बार वाली स्थिति नहीं होने जा रही है। अब यहाँ पर भारतीय राजनयिकों और भारत की नीतियों में क्या कोई बदलाव आने वाला है? क्योंकि तालिबान वहाँ की एक हकीकत है। आप अगर उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो अपने लड़ाके कश्मीर की तरफ भेजेंगे। फिर पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वो तालिबान को हमारे खिलाफ खड़ा करे। हम अशरफ गनी या हम किसी भी और ताकत जो अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध कर रहा है, हम उनके लिए लड़ाई क्यों लड़ेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। और शायद हम राजनयिक संबंध अपने खत्म नहीं करना चाहते। संजीव, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं। ये चीखती महिला जेल से कैदी भाग निकले हैं, वहां रिहा कर दिया गया कैदियों को तालिबान की तरफ से। काबुल में, पूरे काबुल में इस वक्त डर, खौफ, दहशत का माहौल है। और तालिबानी लड़ाके देखिए कैसे हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पर इस वक्त काबुल में तालिबानी लड़ाके हैं। इसलिए सचदेव साहब, जो आप भी इससे पहले कह रहे थे, अभी जैसा संजीव कह रहे, वो इलाका एक सेफ जोन में आता है, लेकिन कैसे मान लें? ये देखिए कि हमारे अधिकारी सेफ है, वहां का माहौल इस रूप में देख करके। और जैसा इससे पहले हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि वहां का वो जो अनपढ़, जिनके पास अभी AK-47 आ गई है और उनको तो बस उसकी आजमाइश करने में मजा आ रहा है, उनसे हमारे अधिकारी सेफ हैं, ये कैसे मान लिया जाए? इतना ब्लड बॉयल हो रहा है, इतने एंगर होते हैं कि किसी को आप मॉब्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी तरफ चल जाएं तो हमें इस पे विश्वास करना उन्होंने कह दिया है, तो बड़ा मिसप्लेस्ड है। बट एक चीज मैं और कहूंगा, देखिए 2 दिन पहले जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि हम 3000 अमेरिकन सोल्जर्स वापस भेज रहे हैं अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है, कल रात उन्होंने कह दिया कि हम 5000 भेज रहे हैं। और पता है क्यों? क्योंकि काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करना है। पॉइंट इज कि अगर काबुल एयरपोर्ट सिक्योर नहीं हुआ तो रनवे पे इनके मिसाइल्स बॉम्ब्स आके मार दिए तो कोई प्लेन उड़ नहीं पाएंगे काबुल एयरपोर्ट से। ये हालात होने जा रहे हैं। आई मीन दैट इज द डेंजर राइट नाउ। इसीलिए, और अमेरिकन जो फोर्सेस वहां पर हैं इस समय, उनके पास लाइट आर्म्स है, उनके पास हैवी आर्टिलरी नहीं है काउंटर करने के लिए तालिबान को, राइट? तो इसीलिए अमेरिका ने इमीडिएटली सोल्जर्स वहां बढ़ाए हैं कि हम इमीडिएटली अपनी एम्बेसी के स्टाफ को एयरपोर्ट पे ले आए और एयरपोर्ट से फटाफट एयरक्राफ्ट से निकाल दें, क्योंकि हो सके कुछ बॉम्बिंग वगैरह अगर हो गई तो अगर रनवे आपके ब्लास्ट हो गए तो आपके प्लेन तो लैंड ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो हमारे अगर बंदे वहां हैं, हम प्लेन भेजना भी चाहें और तालिबान कहेगी हाँ जी आप आके उठा लो, अगर कहते भी हैं, हमारे प्लेन वहां लैंड ही नहीं कर पाएंगे। इवैक्यूएट करने के बाद छोड़िए तो फिर हमारे बंदे। मैं माफी के साथ सर आपको रोकना चाह रही हूँ, वक्त इतना ही था इसलिए माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारी नजर इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है, पल पल जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।